बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बीकॉम पार्ट 2 स्टूडेंट्स, बेटा आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग में अपने हैंड आउट से क्वेश्चन नंबर 22 डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन भी मिसिंग वैल्यूज़ वाला सवाल है। तो इसके बारे में मैंने जो लास्ट लेक्चर आपको दिया था उसमें आखिर में मैंने आपको इस वाले क्वेश्चन के बारे में भी थोड़ा बहुत बताया था। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सवाल है, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्शियल इंफॉर्मेशन कंप्लीटेड द इनकम स्टेटमेंट। ये बेसिकली एक इनकम स्टेटमेंट है और इस इनकम स्टेटमेंट की सिर्फ 2 वैल्यूज़ हमें गिवन है, बाकी सारी की सारी अननोन है। अब ये जो अननोन वैल्यूज़ हैं, मिसिंग वैल्यूज़, जैसा कि हम आज से पहले सवालात में करते आए हैं, मिसिंग वैल्यूज़ कैलकुलेट किए हैं। आज हम एक मरतबा फिर ये मिसिंग वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे, बट इस इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट में थोड़ा सा फ़र्क है। तो वो जब मैं अभी आपको सॉल्व करवाऊंगा तो वहाँ पे मैं ये फ़र्क सही कर दूंगा। फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि इसके अंदर 2 कॉलम बनने चाहिए थे, सही है, यानी कि सेल यहाँ आती और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पे कैलकुलेट होती, प्लस ये जो फिनिश गुड बिगिनिंग है और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है, इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास पहले आंसर आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। फिर हम लेस करते हैं फिनिश गुड इन्वेंट्री एंडिंग। तो इन्होंने कुछ चीज़ों का ख्याल नहीं किया सवाल बनाते वक्त, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो हम उसका ख्याल रखेंगे। प्लस ये कि ये आपको नज़र आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट 36 होल नंबर 3/4%। तो ये मैंने आप लोगों को कल भी बता दिया था कि इस होल नंबर को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये 4 को आप 36 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें 3 प्लस कीजिए और फिर दोबारा 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो आप इसके आगे यहाँ पे लिख दीजिए, इसका आंसर बनेगा 36.75%। तो जब कभी होल नंबर में परसेंटेज हो तो आप उस होल नंबर की परसेंटेज को कन्वर्ट कर लेंगे डेसिमल परसेंटेज के अंदर, सही है जी। फिर इसके बाद ऐसी आपको एक ये नेट इनकम के साथ परसेंटेज नजर आ रही है 15 होल नंबर 1/3%। तो इसमें भी आपने क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है, यानी 3 को आप 15 से पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर 1 इसके अंदर ऐड कीजिए और फिर 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये आपका आ जाएगा 15.33%। अच्छा, एक बात का ख्याल रखिएगा, इसमें आएगा 15.3333, मतलब काफ़ी सारे 3 होंगे। तो वैसे तो हम बहुत डेसिमल के बाद सारे डिजिट नहीं लेते, आप लिख लीजिएगा इसके आगे 15.33%, लेकिन जब मैं आगे सॉल्व करूंगा तो मैं 2 डिजिट नहीं लूंगा बल्कि मैं इससे ज़्यादा लूंगा। मैं क्यों लूंगा इसकी वजह मैं आपको बाद में बताता हूँ। फिर ऐसे ही मटेरियल है 5,60,000, लेबर है, फैक्ट्री ओवरहेड है 60% ऑफ प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट आपको मालूम है जो डायरेक्ट मटेरियल यूज और डायरेक्ट लेबर होती है, अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो वो बन जाती है प्राइम कॉस्ट, और उस प्राइम कॉस्ट का 60% ले लेते हैं वो बन जाएगा हमारा फैक्ट्री ओवरहेड। फिर वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग है 70,000 और वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग है 50,000। तो रिक्वायर्ड में कहते हैं डिटरमाइन द मिसिंग फिगर्स एंड कंप्लीट द इनकम स्टेटमेंट एंड शो कंप्यूटेशन, सही है जी। तो तरीक़ेकार बिल्कुल वैसे ही होगा। हम अपना पूरा पहले स्टेटमेंट ड्रॉ कर लेंगे, जो चीज़ें हमें मालूम है वो लिख देंगे, जो नहीं मालूम उसके आगे क्वेश्चन मार्क डाल देंगे और फिर हम उसकी अलग जो है वो कंप्यूटेशन करते रहेंगे वर्किंग 1 वर्किंग 2 के हिसाब से, और फिर उसको अपने स्टेटमेंट में पुट करते रहेंगे। तो आपको ये पूरा स्टेटमेंट ड्रॉ करना है, जो आपको नहीं मालूम उसके आगे आप क्वेश्चन मार्क डाल दीजिए और फिर उसके बाद आप अपने अलग पेपर पे आपने ये सारी चीज़ें पहले कैलकुलेट करनी है और फिर वापस आके आपने इस पर लिखनी है। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं, अपनी स्लाइड पे चलते हैं। ये सबसे पहले हम उसी स्टेटमेंट को यहाँ पे एज इट इज लिख लेते हैं। तो ये आगे आपके पास सबसे पहले सेल, इसके आगे क्वेश्चन मार्क है और वर्किंग नंबर 3 लिखी हुई है। ये वर्किंग नंबर 3 क्यों है, ये पहले पूरा स्टेटमेंट हो जाने दीजिए, उसके बाद फिर हम इसको देखेंगे कि वर्किंग नंबर 3 क्यों है। फिर लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा, वहाँ पे जो सवाल था ना, वहाँ पे इन्होंने इसकी प्रेजेंटेशन का ख्याल नहीं किया। मैंने यहाँ पे इसको बाकायदा एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन से किया है, यानी कि वहाँ पे सिर्फ एक कॉलम था, यहाँ पे मैंने 2 कॉलम बना दिए, सही है। अब लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सबसे पहले आता है फिनिश गुड बिगिनिंग, वो हमें गिवन है सवाल में। फिर हम इसमें ऐड करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, जो हमें गिवन नहीं है, और यही हमारी वर्किंग नंबर 1 भी होगी। इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, जबकि ये इन्होंने आपको नहीं दिया था
उन्होंने सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की फौरी बाद फिनिश गुड एंडिंग लेस कर दी थी, जबकि हमें पता है कि हम पहले फिनिश गुड ओपनिंग और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड को ऐड करते हैं तो पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आता है। तो उसने नहीं लिखा था सवाल के अंदर, मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दिया। फिर हम लेस करेंगे फिनिश गुड एंडिंग, तो ये भी हमें नहीं मालूम, तो हमारे पास आंसर आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और ये मैंने जाके लिख दिया सेकंड कॉलम में। अगर बेटा मैं इसके 2 कॉलम ना बनाता तो यकीनन सेल भी इधर आती और ये सारी कंपटीशन भी इधर आती और फिर ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी इधर आती, तो मुश्किल हो जाता। इसलिए मैंने इसकी प्रेजेंटेशन को 2 कॉलम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ये आपका आंसर आ गया, सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस किया तो ग्रॉस प्रॉफिट, और फिर लेस करें आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस, वो भी आपको सवाल में गिवन नहीं है, तो ये आपका आंसर आ गया नेट इनकम 4,60,000। तो देखिए बेटा फिर एक ऐसा सवाल जिसके अंदर तकरीबन तमाम की तमाम चीजें अननोन है, अनडिफाइन है, और हमें इसको मालूम करना है, फिगर आउट करना है, और हमें सिर्फ 2 चीजें मालूम है इसकी। अच्छा, ऐसा कोई सा भी सवाल जिसमें आपको लास्ट की कोई वैल्यू दी हुई हो और लास्ट से ऊपर या उससे ऊपर वाली वैल्यू दी हुई हो, तो वो सवाल तो बड़ा सिंपल होता है। आप सिंपल बॉटम से टॉप पे चढ़ते जाइए, बीच में जो माइनस है उसको प्लस कर दो, जो प्लस है उसको माइनस कर दो, तो आप बॉटम से टॉप पे चले जाते हैं। बस शर्त यह है कि आपके पास एक तो लास्ट अमाउंट हो और इसके अलावा सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट अमाउंट हो, तो आप ऐसा कर सकते हैं। बट ऐसा सवाल जिसके अंदर ये मिसिंग वैल्यूज तो हो, लेकिन मैं ना बॉटम से टॉप जा सकता हूँ ना टॉप से बॉटम आ सकता हूँ, तो फिर वो मुझे बीच बीच में देखना पड़ेगा कि कौन सी जो है वो जो है वो मेरे लिए ऐसी वैल्यूज हैं जिनको मैं पहले कैलकुलेट कर सकता हूं। तो पहले हम उनको कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम जो है वो आगे जाते हैं। सही है जी। तो ये अब हम इसका बाकायदा आगाज करते हैं जी। तो ये सबसे पहले हम मालूम करने जा रहे हैं W1। अच्छा, अगर किसी ने ये आपके सामने दोबारा मैंने पूरी की पूरी स्लाइड दोबारा रख दी है, आप इसकी एक तस्वीर ले लीजिए, क्योंकि मैं स्लाइड पे दोबारा नहीं होऊंगा, क्योंकि इसके अंदर आगे पीछे करके वर्किंग्स हैं। वर्किंग नंबर 1 ऊपर है, फिर 2 नीचे है, तो फिर 3 ऊपर है, फिर 4 नीचे है, 5 उसके नीचे है, फिर 6 ऊपर है, तो थोड़ी हैपजार्ड वे में हुई है। तो एक तो मैं आपको तरीका बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों किया है, और दूसरा जो है वो आप इसकी एक तस्वीर ले लीजिए ताकि आपको बार बार सवाल में जाना ना पड़े। तो अब मैं यहाँ पे वर्किंग 1 कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। बड़ा सिंपल है, वजह इसकी है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैलकुलेट करने की कि आपको क्वेश्चन में जो अदर डाटा दिया हुआ है ना नीचे, वहां पे आपको पूरा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का सामान दिया हुआ है। रॉ मटेरियल यूज आपको बिना बनाए गिवन है, लिख दिया। डायरेक्ट लेबर आपको बनी बनाई गिवन है, 6-15 लिख दिया। FOH के बारे में बोला था 60% ऑफ प्राइम कॉस्ट। तो देखिए प्राइम कॉस्ट होती है मटेरियल यूज और लेबर, इन दोनों को जमा कर लिया मैंने, और फिर इन दोनों का जमा करके मैंने 60% ले लिया। 5,60,000 और 6,15,000, इनको दोनों को पहले मैंने ऐड किया और फिर मैंने इसका 60% लिया, तो ये आंसर आ गया इसका FOH का 7,05,000। अब इन तीनों को ऐड करूंगा तो ये आंसर आ जाएगा मेरा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। सही है। कभी कभी यही मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर बन जाती है, लेकिन ये ऐसा कब होता है जब हमें WIP ओपनिंग और एंडिंग गिवन ना हो। लेकिन इसी सवाल के अंदर आपको आगे WIP बिगिनिंग गिवन है 70,000, तो ये आंसर आ गया टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स इन प्रोसेस, और लेस कर दिया आपने WIP एंडिंग 50,000, तो ये आपका आंसर आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। कितना आसान है, कितना सिंपल है। हाँ, ऐसे सवाल में आपको ये देखना पड़ेगा कि मैं कौन सी चीज पहले कैलकुलेट कर सकता हूँ। यानी इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आप लाजमी बॉटम से टॉप जाएं या टॉप से बॉटम है। देख लीजिए बीच में कौन सी ऐसी वैल्यू है जो आसानी कैलकुलेट हो सकती है, जिसकी हिंट गिवन है। तो इसकी हिंट गिवन थी, इससे पहले मैंने ये कैलकुलेट कर लिया। क्लियर होगी बात। अब आप ये 19 लाख रुपए जाइए और वहां पे जाके कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में जाके पुट कर दीजिए। तो अब आपके पास फिनिश गुड ओपनिंग था 58,000 और उसके नीचे था ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जो मैंने अभी निकाला 19 लाख। तो अब आप W2 में क्या कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। तो सिंपल फिनिश गुड ओपनिंग बिगनिंग 58,000 और अभी जो आपने थोड़ी देर पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकाला है 19 लाख, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आपके बाद आंसर आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल 19,58,000। तो ये दो तो बहुत सिंपल थी, ये आपने कैलकुलेट कर ली। अब आ जाइए आप अपने वर्किंग नंबर 3 पे। वर्किंग नंबर 3 बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए वर्किंग नंबर 3 के लिए उसने एक बात बोली आपको कि नेट इनकम 15.33% ऑफ सेल, यानी जो हमारी इनकम है वो सेल का 15.33% है। खुद सेल कितनी है वो हमें नहीं मालूम। तो जब एक बात हमेशा एक बात ध्यान में रखिए, मैंने आपको कल भी एक बार बताई थी कि यकीनन अगर ये नेट इनकम का परसेंटेज 15.33 है
तो अगर मैं इसके फॉर्मूले को लगाऊं तो फॉर्मूला क्या लगेगा, नेट इनकम ऊपर रखूंगा और नेट सेल नीचे रखूंगा और मल्टीप्लाई 100 कर दूंगा, तो मेरे पास आंसर आएगा 15.33। अब मेरे पास नेट सेल नहीं है, नेट इनकम है, नेट इनकम की परसेंटेज है जो सेल की बेस पर है, लेकिन सेल में जो गिवन नहीं है। तो बस जब कभी ऐसी सूरत हाल होगी तो जो भी परसेंटेज आपको गिवन होगी आप उस परसेंटेज को रिवर्स कर देंगे, यानी 15.33% का मतलब 15.33 अपॉन 100। तो आपको चूंकि सेल मालूम करनी है तो आप 100 को ऊपर रख दीजिए, 15.33 को नीचे रख दीजिए। तो ये देखिए नेट इनकम मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 15.33। अब ये जो 15.33 है ये मैंने आपके लिए यहाँ पे सिर्फ 15.33 लिखा है, अदरवाइज जब आप इसको अपने पास कैलकुलेट करेंगे तो सिर्फ 15.33 मत लीजिएगा, बल्कि 15.3333 एटलीस्ट 5 जो है वो 3 ले लीजिएगा। इसकी वजह क्या है वो आपको अभी बताता हूँ। ये लिखा आपने 4,60,000, ये नेट इनकम आपको सवाल में गिवन है, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 15.33। अगर आप सिर्फ 15.33 लेंगे ना तो ये 30 लाख के साथ आगे कुछ 600 समथिंग भी आ जाएगा। तो चूंकि मैं चाह रहा हूं कि ये राउंड ऑफ के अंदर वैल्यू आ जाए तो मैंने 15.3333 यानी मैंने आगे मजीद 2-3 के बाद मजीद 2 या 3 जो है वो 3 और ले लिए। तो वो जो वैल्यू थी 3 लाख के साथ 625 या 624 का आंसर आ रहा था या समथिंग आ रहा था, तो मैंने उसको भी कट ऑफ कर दिया और मैंने पूरा राउंड ऑफ पे ले दिया। देखो जब लाखों के अंदर अगर 100 रुपए आ रहे हो या चंद रुपए आ रहे हो तो फिर उसकी कोई अहमियत नहीं होती। इंसान 30 लाख रुपए बचाने के लिए कहेगा कि भाई मेरे 500 भी जाते हैं तो जाने दो। तो इसलिए लाखों के अंदर चंद रुपयों की या चंद 100 की कोई वैल्यू नहीं होती। तो इसलिए मैंने इसको राउंड ऑफ करने के लिए डिवाइडेड बाय 15.33 के बाद मैंने दो थोड़े 3 और लगा दी जो डिजिट में आगे तक जा रहे थे, ताकि वैल्यू हमारी जो है वो मुकम्मल हो जाए। अब देखिए हमारा W3 बन गया 3 लाख। अब इसके आगे अगर आप अपने वापस पहले वाली स्लाइड पे जाएं, पहले वाले पेज पे जाएं, तो वहां पे इन्होंने आपको ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में बताया था 36 होल 3/4, यानी जिसको मैंने कन्वर्ट किया 36.75%। तो अब देखो वो सेल का है ना, सेल मेरे पास पहले नहीं थी। अब ये देखो मेरे पास सेल आ गई 3 लाख 30 लाख। अब मैं जज इस 30 लाख का सेल पे इस 30 जो है वो लगा दूंगा 36.75%, और सेल हमारी कितनी है 30 लाख, और 30 लाख का 36.75% लिया, तो ये आपका आंसर आ गया 11,02,500। क्लियर है? इसके अंदर सिर्फ समझने की असल बात ये नेट सेल है। अगर आपको ये समझ में आ गई तो ये मुश्किल नहीं होगा। चलिए मैं नेट सेल आपको एक मतलब दोबारा बता देता हूँ। इसमें इन्होंने आपको सवाल में कहा था कि जो नेट इनकम है वो 15.33, बेसिकली तो वो होल नंबर में थी, मैंने उसको फिर डेसिमल में कन्वर्ट किया 15.33% ऑफ नेट सेल। तो इनकम गिवन है जो कि सेल का 15.33% है। याद रखिए कोई चीज अगर किसी चीज का कुछ परसेंट हो और वही चीज ना मालूम हो कि वो खुद कितने रुपए की है, उसकी सिर्फ परसेंटेज मालूम हो और इसका अमाउंट मालूम हो, लेकिन जिसकी बेस पे कैलकुलेट किया गया था अगर वो ना मालूम हो तो फिर हम उसको उल्टा कर देते हैं। यानी मैं फिर बता रहा हूं आपको कि हमारी इनकम सेल का 15.33 है, तो मैं कह सकता हूं कि सेल इज इक्वल टू एक्स। मुझे सेल नहीं मालूम, लेकिन उस एक्स पे अगर मैं 15.33 निकालता तो मेरा आंसर आता 460। अब आपसे कहा जा रहा है कि तो उस एक्स को मालूम करो, यानी उस सेल को मालूम करो कि वो सेल खुद कितनी परसेंट होगी जिसका 15.33 4,60,000 है। तो जब कभी ऐसी सिचुएशन हो तो हम रेट को उलट कर देते हैं, बिल्कुल ऐसी जैसे मैंने आपको एफओएच और लेबर में बताया था कि अगर आपको ये कहता है कि एफओएच 70% ऑफ लेबर और लेबर गिवन है तो लेबर का 70% ले लो, आपके पास एफओएच आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको वो एफओएच का परसेंटेज भी बताता है और अमाउंट भी आगे एफओएच के बताता है, लेबर नहीं बताता, तो चूंकि लेबर तो बेस है ना जिसकी बेस पे आपने एफओएच कैलकुलेट करते हैं, वो बेस ना मालूम हो तो फिर हम उसके रेट को रिवर्स कर देते हैं। 100/70/100 है तो 100/70 कर देंगे। ऐसी सेल जो थी ना यहाँ पे बेस थी, हमने इस सेल की बेस पे ये मालूम किया था कि हमारा 15.33% है। तो इसलिए अगर हमें ये मालूम है कि हमारी इनकम जो है वो सेल का 15.33% है विच इज 4,60,000, तो सेल को मालूम करने के लिए हमें अपने इस जो है वो फ्रैक्शन को रिवर्स करना होगा और 100/15.33 करना होगा। तो ये आपका आंसर 30 लाख आ गया। अब बहुत सिंपल है, अब हमें चूंकि ग्रॉस प्रॉफिट मालूम करना है और ये ग्रॉस प्रॉफिट मुझे मालूम भी सेल पे करना है, तो चूंकि सेल पे मालूम करना है तो सिंपल अब मैं 36.75 और डिवाइड बाय 100 कर दूंगा, तो ये आंसर आ गया मेरा 11,02,500। फिर इसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंस बहुत सिंपल है। आप देखिए अभी आपने ये ग्रॉस प्रॉफिट मालूम किया है 11,02,500, ये आप जाके आप अपनी तो जो है वो सवाल में जाके ग्रॉस प्रॉफिट की जगह पे पुट कर दीजिए। अब ग्रॉस प्रॉफिट और उसके नीचे ऑपरेटिंग एक्सपेंस का क्वेश्चन मार्क है, लेकिन उसके नीचे नेट इनकम है 4,60,000। तो बेटा अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करते हैं तो आपका आंसर आता है ग्रॉस प्रॉफिट।
तो आप वो जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें से आप ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करते हैं तो आपका आंसर आता है नेट प्रॉफिट। तो आप उस ग्रॉस प्रॉफिट में से नेट प्रॉफिट माइनस कर दीजिएगा तो बीच वाला आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ये देखिए ग्रॉस प्रॉफिट 11,02,500 और इसमें से आपने अपनी नेट इनकम यानी नेट प्रॉफिट माइनस कर दिया तो ये आपका आंसर आ गया 6,42,500 विच इज ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अगर आप इसका क्रॉस जो है वो चेक करना चाहते हैं क्या ये सही है या नहीं, तो अब आप 11,02,500 जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें से 6,42,500 ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करो तो आपकी नेट इनकम आ जाएगी। ये जितनी मिसिंग वैल्यूज मैं आपको कैलकुलेट कराता हूँ बेटा ये आपको वापस जाके वहां पे पुट करनी होती है, इसलिए जैसे जैसे कैलकुलेट करते हैं उसको वहां पे जाके पुट करते रहिए। नाउ द अदर कैलकुलेशन एच डब्ल्यू से विच इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब ये भी कोई मुश्किल नहीं है। अब आपके पास सेल की वैल्यू आ गई, सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस होता है तो ग्रॉस प्रॉफिट होता है। सेल अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाली थी 30 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट अभी आपने थोड़ी देर पहले निकाला था 11,02,500। तो अगर सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है, आप सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दीजिए तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। तो ये लीजिए सेल 30 लाख माइनस ग्रॉस प्रॉफिट 11,02,500 तो ये आपका आंसर आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 18,97,500। सही है जी, ये सारी हो गई। अब आखिर रह गई हमारी वो क्या है, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री एंडिंग। अब देखिए आपने W2 में कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कैलकुलेट की थी, कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल में से फिनिश गुड एंडिंग माइनस होती है तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आती है। फिनिश गुड एंडिंग तो मुझे नहीं मालूम, मुझे फिनिश गुड एंडिंग मालूम करनी है, लेकिन मुझे इसके बाद का स्टेप पता है विच इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऊपर फाइंड की है। तो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल जो कि ऊपर W2 में गिवन है 19,58,000, इसमें से आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा फिनिश गुड एंडिंग इन्वेंट्री विच इज 60,500। तो बेटा ये हमारी आज की अगेन एक ऐसी क्लास थी जिसके अंदर हमने मिसिंग वैल्यूज कैलकुलेट की। अब मिसिंग वैल्यूज वाले सवाल ऑलमोस्ट हमारे हो चुके हैं, जो थोड़े मुश्किल वाले टिपिकल वाले जो है मिसिंग वैल्यूज हैं, आएंगी आगे थोड़ी सी मिसिंग वैल्यूज और भी, लेकिन ये असल में वो मिसिंग वैल्यूज वाले क्वेश्चन होते हैं जो कि बाकायदा पूरे स्टेटमेंट की शक्ल में आते हैं और जिसमें हमें जो है वो अच्छी खासी वर्किंग करनी होती है। तो होपफुली आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा, तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिए घर में। इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर फिर मुलाकात करेंगे एक नए सवाल के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।